strategic costing, cost reduction and continuous improvement, analysis of cost and management accounting data about a firm and its competitors for developing competitor strategy. स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स बनाए जाते हैं. Relevant cost. It is incurred while making business decisions. Example, opportunity cost. Future cash flows are affected by relevant cost. Example दिया relevant cost का. If manufacturer is planning to close down an unprofitable retail sales shop, जिस शॉप का कुछ सेल्स नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका सेल्स नहीं हो रहा है, किसी शॉप का ब्रांच है कोई जिसमें कोई भी सेल्स का नहीं दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आगे भी और अभी भी नहीं हो रहा है, तो वी विल टेक द डिसीजन टू क्लोज द ब्रांच. तो अगर हम लोग ब्रांच को क्लोज करते हैं, दिस डिसीजन विल अफेक्ट द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन दैट ब्रांच. Wages will not be paid in the future, so all the workers and employees will be affected because of closing down of shop. This cost is relevant. Example of opportunity cost. Opportunity cost means we have machinery for manufacturing one drug, so we have lost an opportunity to produce another drug. One machine we can use for multiple purposes. Close your video, Abhishek Singh. Abhishek Singh, please close your video. Suppose we have one machinery. On that, we can produce either one drug, either A drug or B drug. If we are producing A drug, okay, then we cannot produce the second drug. So relevant cost and opportunity cost both are. Now what is irrelevant cost? Some cost or non-cash expenses are irrelevant cost. जो non-cash expenses हैं वो irrelevant. Shutdown cost जो होती है, अगर एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट का सक्सेस नहीं हुआ, जैसे कि एक हेयर लॉस का ड्रग क्रिएट किया, 2,50,000 रिसर्च किया उसका और उन्होंने हेयर लॉस का ड्रग बनाया कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग अच्छा है. बट आफ्टर 1 मंथ जब प्रोडक्शन किया, उसको जब सेल किया उन्होंने हेयर लॉस के प्रोडक्ट को, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए. सो कंपनी हैज लॉस्ट 2,50,000 रुपीस. दिस इज अ सम कॉस्ट. अब क्या ये रिलेवेंट कॉस्ट है? It is an irrelevant cost. It does not affect the future cash flow. इसको बोलते हैं sunk cost. Sunk cost यानी ये पैसे डूब गए. It is to be incurred when you are making the new business decision. न्यू बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो ऐसी चीजें होती है कि एक समझ में नहीं आया प्रोडक्ट तो दूसरा प्रोडक्ट बनाए. तो जो 2,50,000 है, जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें जो कॉस्ट होती है, दो टाइप की कॉस्ट हम लोग को बेयर करनी पड़ती है. व्हेनेवर वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, देयर इज वन रिलेवेंट कॉस्ट एंड सेकंड इज इररिलेवेंट कॉस्ट. अगर किसी की जॉब जा रही है, अगर आपके बिजनेस को क्लोज करने के बाद किसी की जॉब जाती है तो वर्कर्स को इम्पैक्ट हो रहा है, यानी आप इकोनॉमी में पहले एम्प्लॉयमेंट देते थे, अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो इस केस में वो रिलेवेंट कॉस्ट होगी. और दूसरी इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? अगर आपने कुछ डिसीजंस लिए, आपने कोई रिसर्च किया और वो फेल हो गया, रिसर्च करने के बाद जो भी कॉस्ट उसके अंदर इनकर की है वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसका जो ये
रिसर्च के एक्सपेंसेस है ये सम कॉस्ट में कन्वर्ट। एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्टिविटीज में अपने एक्सपेंसेस को एक्टिविटी बेस्ड एक्सपेंसेस उन्होंने डाला। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसकी कितनी कॉस्ट है ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। Cost of a product is the sum of the cost of all activities required to manufacture and deliver the product. एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्ट के अंदर हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट ऐड करके उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे आइटम्स चाहिए, हमें कंपोनेंट्स चाहिए कंप्यूटर के। उसके बाद फाइनल असेंबलिंग होता है और फिर प्रोडक्ट जो है उसमें ड्राइवर जो भी ड्राइव्स है वो सब ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसका रॉ मटेरियल क्या है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में, जितने भी उसके पार्ट्स है कंप्यूटर के पार्ट्स है वो हम लोग को प्रोडक्ट्स उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी आइटम्स हैं उसकी अलग अलग कॉस्ट, उन सबको ऐड करने के बाद उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और रिटेल कस्टमर को सेल करेंगे। मनी स्पेंट ऑन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब उसके जो पार्ट्स है कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स अलग अलग कॉस्ट में आपको बताने के लिए है और ये मेरा प्रॉफिट। आपको कस्टमर को ये सब नहीं बताना है लेकिन आपको ये सब नोट करके रखना है कि आपको पता चले कि ये मेरा कितना प्रॉफिट। उसके बाद आता है टारगेट कॉस्टिंग। इन टारगेट कॉस्टिंग फर्स्ट द प्रोजेक्ट सेलिंग प्राइस इज कंसीडर्ड। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जितनी भी एक्टिविटीज की कॉस्ट थी वो लोग हम ऐड कर रहे थे, लेकिन आजकल प्रोडक्ट्स जो है जो फाइनल प्रोडक्ट है कभी कभी कस्टमर बोलता है कि मैं इसका सिर्फ 20,000 पे करूंगा इस प्रोडक्ट का, जबकि आपका प्रोडक्शन जब आप करते हो तो वो 25,000 में आप सेल करते हो। अगर कोई बोल रहा है कि 25,000 का मुझे 20,000 में चाहिए, आप क्या करोगे, डिजाइन उसका थोड़ा छोटा करोगे या फिर उसमें कुछ इनोवेटिव करके उसकी डिजाइन को चेंज करके आप उसके कॉस्ट को रिड्यूस करोगे। जो उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स है उसका क्वालिटी कम हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ engineering department you can change the product style, okay, you can change the product's shape and size, and such reduction in cost is aimed at entire life cycle of any product. So design में changes करके आप selling price को target कर सकते हो और आप इसमें प्रोडक्शन कर सकते हो। बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ये यूज करते हैं, जैसे टोयोटा है, होंडा मोटर कंपनीज, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, ये सारे जो कंपनीज है ना जो ऑटोमोटिव जो मोटर इंडस्ट्री के अंदर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है, यानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ये डिजाइन में थोड़े चेंजेस करके, आपने देखा होगा पहले वाला एक्टिवा कितना हैवी है, 10-15 साल वाला पहला एक्टिवा देखो कितना हैवी है। अभी आप कोई भी जुपिटर लो या एक्टिवा को आप थोड़ा सा स्टैंड पे लगाने का कोशिश करो, देखो कितना उसमें कम क्वांटिटी में यूज किया। तो ये इंजीनियरिंग डिजाइन में चेंजेस करके हम लोग प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको फाइनल पहले सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है, पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है और उसके हिसाब से डिजाइन को चेंजेस करना है। तो यही किया था जापानीज इंडस्ट्री ने, ये पहले टारगेट कॉस्टिंग यूज किया था, जैसे टोयोटा और बहुत सारी कंपनीज है। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर पहले बहुत स्टार्टिंग में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर आता था, होंडा मोटर, उन्होंने भी ये टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई किया। टारगेट कॉस्टिंग इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट,
In this chapter, we are trying to reduce the cost. We are controlling the cost by different tools. जैसे हमने relevant cost देखा, irrelevant cost देखा, target costing, strategic costing, activity based costing. इस सब में क्या है हमारा main aim? We want to reduce the cost of product by changing the shape and size of the product with the help of engineering department. Okay, but our desired profit, जो हमारा profit desired है, वो भी हमारा निकलना चाहिए. टारगेट कॉस्टिंग को केजन कॉस्टिंग भी बोलते हैं, KAIZEN, क्योंकि ये जापानीज वालों ने पहले यूज किया था. केजन मींस कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट. जब हम किसी प्रोडक्ट के अंदर कंटीन्यूअसली थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो इसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जिसमें कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबल हो जाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी हम लोग को मिल जाता है. उसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर. पहले स्टेज होती है कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं. जब हम लोग फर्स्ट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं so whether the customer will like the product, whether he is aware about this new product. जब अवेयरनेस मिनिमम होती है, आपने प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया, किसी को पता नहीं है, तो आप पहले क्या करते हो? पहले ऑफर्स रखते हो, आपको पहले आप फ्री में सैंपल्स देते हो. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में जब आपको अपना प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का, तो इनिशियली आपको प्रॉफिट बहुत कम रखना पड़ेगा, मे बी नेगेटिव, राइट? Sometimes you have to give something free of cost so that they come to know what is the product and how it works, right? So product will pass through different stages. जब introduction stage है, consumer will accept the product when he will get it awareness about the product. promotion करना पड़ेगा. sales revenue उस टाइम पे बहुत कम होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता. Second stage is growth. In this product, in this stage, the product will be sold. Product will be sold easily. लोगों को पता है प्रोडक्ट क्या है, आपने प्रमोशन किया बहुत अच्छे से, अब सब लोग आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है? So at this stage, after doing sales promotion, after doing so much efforts of sales promotion, you can sell your product at a good profit. So growth stage, you are earning very high. Okay, you are earning very high and the per piece profit is very high. Next stage is maturity stage. At this stage, sales जो 2000 हो रही थी, उसके बाद 4000 हो रही थी, फिर 8000 हो रही थी, फिर 16000, ऐसे बढ़ रही थी हमारी सेल्स एक्सपोनेंशियली. 2000 से 4000, 4000 से 8000, 8000 से 16,000, ऐसे हमारी सेल्स बढ़ रही थी, पर यूनिट सेल होते जा रहे थे. वो एक्सपोनेंशियली बंद हो जाएगा और धीरे धीरे 2000 का 2500 होगा, फिर 3000 होगा, फिर 4000 होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा होगा. लेकिन एक्सपोनेंशियली जो हो रहा था वैसा सेल्स नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लिया है. Some new industries, some new companies have come up. They are selling the product, same product with some improvement. So customers are buying products of competitors rather than your product. So at this stage, you will not see your product sales much. You will see that your efforts are common now. Others are also putting same efforts and others are also selling the improved product rather than at the same price. Next is saturation stage. Saturation stage में क्या होता है? आपसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, people are buying that product, so you may incur losses because आपका तो सेल नहीं हो रहा है ना, किसी और का सेल हो रहा है. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जब मार्केट में आ जाता है, ऐसी स्टेज को हम लोग सैचुरेशन बोलते हैं. कंपनी will start incurring losses. लास्ट स्टेज आता है जब सेल्स पूरा बंद हो जाता है, डिक्लाइन स्टेज. Absolutely your sales are becoming zero and you are incurring losses on the production. Okay, these are the product life cycle stages. प्रोडक्ट जो न्यू आता है मार्केट में, पहले उसका अवेयरनेस करना है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, उस टाइम पे सेल्स कम होती है, धीरे धीरे सेल्स बढ़ती है
ग्रोथ स्टेज के बाद बहुत जल्दी आपको मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगा, जिसमें सेल्स जो एक्सपोनेंशियली बढ़ता था, 2000 सेल हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ 4000 सेल हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ 8000 सेल हुआ, जो एक्सपोनेंशियली था वो सब अभी बंद होके आपको सिर्फ सेल्स दिखेंगे कि काफी कम हो रहा है, धीरे धीरे जीरो सेल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी कॉस्टिंग। क्वालिटी कॉस्टिंग मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको कस्टमर के नीड्स रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देना है। अगर कस्टमर अनहैप्पी है आपके प्रोडक्ट से, मतलब आपने उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है। जो कोको कोला कंपनी है, उन्होंने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया। आपको पता होगा बहुत बार कोको कोला के बारे में बहुत सारे न्यूज आ रहे थे कि उनके प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे कंपनी ने वापस से उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके अभी उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस की, और जिससे वो कंपटीशन में खड़ी रह सकती है। तो क्वालिटी कॉस्टिंग में क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट बाय ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट so that they can meet the expectations of customer. क्वालिटी अवेयरनेस है, एम्प्लॉइज को ध्यान देना है कि हमने बराबर प्रोडक्ट निकाला है। अच्छा, अभी इसके अंदर भी स्टेजेस है। स्टेजेस क्या है? फर्स्ट स्टेज है प्रिवेंशन कॉस्ट। व्हेन यू आर बाइंग रॉ मटेरियल फॉर एनी फिनिश प्रोडक्ट, आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल चेक करो। गिव ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज टू चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज अगर बराबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 2, टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिससे टेस्टिंग की जाती है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं वो जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं वही गलत है, वही काम नहीं कर रहा है। नंबर 3, प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट परचेज किया था और वो मशीन में गया, फाइनल प्रोडक्ट भी गंदा निकला, डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला। परचेज किया, रॉ मटेरियल चेक नहीं किया, किसकी गलती है? परचेज डिपार्टमेंट की। वो गलती रॉ मटेरियल जिसने डाला उसने भी देखा ही नहीं, बस रॉ मटेरियल मशीन में डाल दिया, प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन कर दिया उसका। उसके बाद ये प्रोडक्ट जब पैकिंग डिपार्टमेंट के पास आता है तो पैकिंग डिपार्टमेंट ने चेक करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है पैक करने के पहले। अगर अच्छा नहीं है तो उसको डंप कर देना। अगर ये हो गया कि अंदर ही कंपनी के आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट गलत बना है, डिफेक्टिव है, ये डिटेक्ट हो गया, तो उसको डायरेक्टली हमें कहाँ डाल देना है? स्क्रैप में डाल देना। सो इंटरनल फेलियर कॉज मतलब हमारा जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं हुआ, जो इंफीरियर प्रोडक्ट है वो पैकिंग डिपार्टमेंट ने पकड़ा और उसको डंप कर दिया। जब डंप कर देते हैं ना तो फिर कोई हमारी रेपुटेशन खराब नहीं हुई, सिर्फ कॉस्ट हमारी गई, रॉ मटेरियल खराब हो गया और फिनिश प्रोडक्ट खराब हो गया, थोड़ा सा हमारा रेपुटेशन बच गया। अगर ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला जाता है तो ये बैड रेपुटेशन हो जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट पैक हो गया और कस्टमर के पास पहुंच गया with the warranty cost, then he will lose the customer. Customer will open the packaging and he will find that the product is defective. तो क्वालिटी कॉस्टिंग में ये सारे कॉस्ट होते हैं: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, द प्रोडक्ट इज नॉट रीचिंग द कस्टमर, इट इज डम्प्ड बिफोर ओनली, एक्सटर्नल क्वालिटी कॉस्ट, दैट मीन्स जब कस्टमर आपके पास लेके आएगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपको वारंटी के अंदर वो प्रोडक्ट चेंज करके देना है। So you may lose the customer. From next time, customer will not buy product from you. Okay, we will switch to another product because of defective product. Okay, so the quality is important. You have to focus on the quality. So you need active support from all the departments: purchase department, production department, and packaging department. And last, customer एक्सटर्नल क्वालिटी कॉस्ट। जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर को आ रही है वो वारंटी के अंदर उनको रिपेयर या मेंटेनेंस के अंदर डाल देना है या फिर उनको न्यू प्रोडक्ट दे देना है। वारंटी में रिपेयर होता है और गारंटी में चेंज करके मिलता है। सो मैनेजमेंट मस्ट recognize the quality achievements of people.
Zero-based budgeting. It is a method of budgeting whereby all the activities are revalued at each time. The budget is prepared. जब हम लोग कोई एक्टिविटी का बजट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसकी बजटेड फिगर्स जीरो करके लेनी है. फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग को जीरो कंसीडर करना है. पहले क्या बजट बनाया था उसको रेफर नहीं करना है. Under this, number of alternatives for each activity are identified and evaluated in terms of benefit to be obtained. Zero-based budgeting is not based on previous year budget. Instead, the budget figures are developed with zero as the base. It means the budget is assumed to be prepared for a new company for the first time. So whenever new company is launching a new product, it will not refer any other product's budget. It will start from zero and it will write the expenses, what expenses we are going to incur activity based. So again, it will become ABC, activity based costing. So new product launched in the market will be having new budget, that is new expenditure, along with the profit margin, desired profit margin of company. So this will be the final price. That will be the final price for the product. Strategic cost reduction, cost control and cost reduction. In the present industrial scenario, there is a keen competition in the market. Due to increase in competition, the cost should come down and the margin should increase. This is the way, in this way we can maximize the profit and we can reduce the cost. So cost control and cost reduction is the main aim of this chapter. How to control the cost by using the techniques of activity-based costing, zero-based budgeting, target costing, traditional costing method, strategic costing, relevant cost, irrelevant cost. These all are used, as well as life cycle cost, life cycle product life cycle cost. At each and every stage, you have to determine the cost of the product, and you have to utilize the resources to the maximum extent possible, so that there is no wastage of raw material. At the time of purchase of raw material, you have to check the raw material quality, and then you have to input the raw material for the finished product, so that there is less wastage. You are using the resources properly without any wastage. So this chapter is basically dependent on the reduction and the control, cost reduction and control. The new methods which we have discussed are traditional costing, strategic costing, relevant and irrelevant cost, opportunity cost, target costing, product life cycle cost, activity-based costing. So these new methods and techniques will help you to reduce the cost and increase the profits. Okay. These are the methods we can use: budgetary control, standard costing, standardization of products, simplification and variety reduction, improvement in designing. In target costing, we are improving the design, we are reducing the size and the shape, and we are improving the profits, as well as we are reducing the final price of the product. Material control and labor control. Next is value chain analysis. In the value chain analysis, this tool is used to understand in better manner the firm's competitive advantage, to identify where value to customers can be increased, cost is reduced, and better understand the firm's linkage with suppliers, customers, and other firms in the industry. The focus is to provide competitive product or service to the customers. As far as manufacturer is concerned, it starts with product development, new product testing, raw material purchase and manufacturing, and finally sales and service. So each activity is going to add value to the product.
In the case of service organization, it begins with the concept of service, its design, purpose, and demand, and the activities to create satisfied customers. Activities involved in value chain or service for the customer. Each operation is separated according to activity. Value chain analysis focuses on products total value chain from its design to manufacture to its service after the sale. Each individual occupies a selected part of entire chain.